हेलो कॉमिक्स फैंस। इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ वर्ल्ड टेररिज्म सीरीज एडवेंचर इन जापान की तीसरी कॉमिक्स टोमो का वॉइस ओवर। फ्रेंड्स, इससे पहले की दो कॉमिक्स हैं रोनिन और कामिकाजे। दोनों कॉमिक्स का वॉइस ओवर मैंने चैनल में दे रखा है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। जापान में आतंकवाद फैलाने के जुर्म में धार्मिक संगठन ओम को 13 साल पूर्व बैन कर दिया गया था और ओम के गुरु कोसीमासा को कैद कर लिया गया था। लेकिन अब किसी नकाबपोश ने उसे आज़ाद करा लिया है। अब जापान के साथ साथ पूरी दुनिया है खतरे में और नागराज है जापान में। रहस्यमय षड्यंत्रों के जालों को काट फेंकने के लिए वो अकेला ही आतंकवादी संगठन फ्यूरियस 5 के अड्डे में घुस चुका है। पूर्व कॉमिक्स रोनिन व कामिकाजे में आप अब तक की रोमांचक कथा पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़े। टोमो द मिस्टिक कटाना, एक ऐसी घातक तलवार जो कड़ी निष्ठा से फौलाद से भी मजबूत धातु से बनाई जाती है, फौलाद को भी काट डालने के लिए, जिसके बारे में प्रसिद्ध है एक वार एक शिकार, यह पहुंचाती है मौत के घाट। देशभक्तों का दुश्मन है ये, इसे जिंदा ना छोड़ना। किल हिम। 100 का सामना करने के लिए मेरे पास है हजारों सर्प। हस! कितने भी सिद्धस्त हो, लेकिन अगर हाथों में हथियार नहीं रहते तो साए 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 बुजदिलों की हार निश्चित होती है। अब इस जहर को जापान वासियों की जाने नहीं लेने दूंगा। उफ! मुझे खुशी है कि अपनी ही खोदी गई खाई में गिर रहे हैं। मुझे दुख है बेजुबान जानवरों के लिए, लेकिन मैं इन्हें नहीं बचा सकता था क्योंकि ये सभी एंथ्रेक्स या इबोला से संक्रमित हो चुके थे। किल हिम किसने कहा था? मैंने। नागराज, मुझे कहते हैं चुंबकी। मेरे 100 पर तू भारी पड़ा, अब देख मैं कैसे तुझ पर भारी पड़ता हूं। ये क्या, ये दूर खड़े खड़े कैसे मेरे सर्पों को मार पा रहा है? जब जिंदगी नहीं दे सकता इंसान तो मौत देने को क्यों तैयार रहता है? कैसा लालच है यह, जिसके लिए यह उतार देते हैं किसी को भी मौत के घाट। धड़ आ क्रैक! क्या यह इंसान है या इंसान के रूप में हैवान है? जब करते हैं तब करते हैं जानलेवा प्रहार। मेरी चुंबकीय शक्तियों से नहीं जीत पाएगा तू नागराज। धड़ाक! कुसीमासा, जो खुद को बुद्ध का अवतार कहता है, नरसंहार का कारखाना चलाता है। खामोश हत्यारा। कुछ लोग उसे अवतार मानते हैं तो कुछ लोग शैतान। कियो उसे मारना चाहती है तो फ्यूरियस 5 उसे बचाना चाहते हैं। मुझे विदेशी कहकर यह कहा जाता है कि मैं कौन होता हूं दखल देने वाला। तो फिर कौन दखल देगा? जापान के कानून का रखवाला वो झूठा जेटली, हत्यारिन कियो, या वो धर्माधिकारी सीए हीरो? नहीं, जहां भी इंसानी जिंदगी का सवाल आएगा दखल देगा आतंकहर्ता नागराज, क्योंकि नागराज विदेशी नहीं है। नागराज का देश है यह पूरी पृथ्वी। दूर से वार कर रहा था तो ठीक था चुंबकी, पास से मुझे जकड़ कर तूने भूल कर दी। अब तुझे भागने नहीं दूंगा। गुरु गुरु कोसीमासा, नागराज ने यहां पहुंचकर सबको मार डाला है, मैं भी नहीं बचूंगा। आजादी खून मांगती है और खून रंग लाएगा। नागराज चाहे जितने भी जतन कर ले, मगर वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसने अपने सिर पर यह टोप क्यों रख रखा है? क्या ये किसी से बात कर रहा था? मौत के मुंह में पहुंचा हुआ इंसान भला टोप क्यों लगाएगा? नागराज को मौत मिलेगी और जापान को मिलेगी आजादी। ओह! इस टोप के जरिए चुंबकी किसी से मानसिक संपर्क स्थापित कर रहा था। मैं गुरु कोसीमासा, डेडली, सुतीन, ओकाबोका और तुम्हारा नाम जापान की आजादी के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखूंगा। कोसीमासा को मैंने ऐसा ही टोप लगाए देखा था। ओह! तो ये कोसीमासा की आवाज है और तुम्हारा नाम जापान के दुश्मनों की लिस्ट में सबसे ऊपर काले अक्षरों में लिखा जाएगा कोसीमासा। ओह! नागराज, तुम हमारी आज़ादी की राह में कभी रोड़ा नहीं बन पाओगे। जो काम 13 साल पहले छूट गया था अब वो जरूर पूरा होगा। और नागराज, मेरा तुमसे यह वादा है कि मैं तुम्हें जापान से जिंदा नहीं जाने दूंगा। दरिंदे कोसीमासा, आतंकवादियों को मौत देना नागराज का काम है। तो फिर देखते हैं
कि किसकी मौत किस तक पहले पहुंचेगी। उह, कोसिमासा ने शायद वो टोप नष्ट कर दिया है जिससे वो फ्यूरियस 5 से संपर्क करता था। वो समझ गया होगा कि मानसिक संपर्कों के जरिए मैं उस तक पहुंच जाऊंगा। यहाँ ऐसे 5 टोप मौजूद हैं। इन्हें फ्यूरियस 5 के ही 5 सदस्य पहनते होंगे, जिनमें से डेडली, सुतीन और ओका बोका मारे जा चुके हैं। चुंबकी, तुम्हारा 5वां साथी कौन है और कहाँ है? चुंबकी नागराज को बताता चला गया। ध्वंसक सर्पो जाओ, तुम्हारे शहीद होने का समय आ गया है। बूम! कोसिमासा के मुंह पर नागराज का चौथा तमाचा। आज वीरान पड़े इस वीरा की नींव मेरे पापा टोमोशोगो ने कभी अपने हाथों से रखी थी। पापा कहते थे कि जिस दिन इस घर की नींव रखी गई थी उसी दिन मेरा जन्म हुआ था। अंधेरे से कितना डरती थी मैं। पापा, मम्मी। मेरा अंधेरा दूर करने के लिए पापा अक्सर मुझे अंधेरे कमरे में छोड़ देते थे। बेटे, जिंदगी में दुख और तकलीफों के बहुत से अंधेरों से गुजरना पड़ता है। अंधेरे का डट कर सामना नहीं करोगी तो उन दुख और तकलीफों का सामना कैसे करोगी कियो? सूरज की एक किरण सारे संसार के अंधेरे को दूर कर देती है। पापा मेरे लिए उसी किरण के समान थे। मुश्किलें आए तो उनके सामने सीना तान कर खड़े हो जाओ और उन्हें ललकारो कि आओ, जितना आ सकती हो आओ, मैं हूं तुम्हारा सामना करने के लिए। हो यस पापा, मैं भी ऐसा ही करूंगी। आज भी मुश्किलों के सामने सीना तान कर खड़ी है आपकी बेटी। पापा, आज भी मुश्किलों को ललकार रही है आपकी बेटी। आओ, आओ सामने, जितने आ सकते हो आओ। सांचन, मैं तैयार हूं तुम्हारा सामना करने के लिए। धड़! कियो तो एक तूफान थी और तूफानों का सामना भला कौन कर पाया है? तूफानों को कोई छूकर भी नहीं गुजरा होगा, लेकिन तूफान चाहे तो किसी के भी परखच्चे उड़ाते हुए गुजर जाए। धड़! मेरी टोमो के सामने ना आ जाना, क्योंकि यह करती है हर वार पर एक शिकार। जहर बुझी थी सैंडल पर के मुंह पर लगी वो कीले। ठीक उसी पल कमरा रोशनी से भर उठा। बहुत फुर्तीली, कटीली, छबीली कटनी है तू। सिर्फ 6 सेकंडों में मेरे 6 धुरंधर लड़ाकों के छक्के छुड़ा दिए तूने छमिया। अब देख मैं तेरे इस खूबसूरत बदन के छक्के अपने इस माइक्रोवेव गन से कैसे छुड़ाता हूं। इसकी गर्मी जिस्म के पानी को इतना खौला देती है कि त्वचा आलू के समान उबल जाती है। मेरी टांग से छू गई है हीट वेव। भयंकर जलन हो रही है, जैसे जैसे खोलते कड़ाहे में चला गया हो मेरा पाँव। अब तेरे पूरे जिस्म पर फफोले बना दूंगा। फफोलों के लिए मेरा जिस्म प्रस्तुत है। ओह नागराज, तू भी आ गया। चलो पहले तेरा किस्सा समाप्त कर देते हैं। उफ, बेहद गर्म है यह। शरीर का पानी उबलने लगा है और शरीर में 90% पानी ही होता है। ओह सांप, छोड़ छोड़, पहले तेरे सांपों को ही मारता हूं। उफ, मेरे शरीर पर फफोले बन रहे हैं, भयंकर जलन हो रही है। अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित ना किया तो मेरी त्वचा आलू के छिलके की तरह उतर जाएगी। शीतनाग, मेरे शरीर को जल्दी ठंडा करो। तू कोशिमासा के बारे में क्या जानता है? वो बुद्ध के अवतार है नागराज। दुनिया को प्रलय से सिर्फ वही बचा सकते हैं। वो शैतान का अवतार तुझे तो बचा नहीं पाया फफोली, दुनिया को क्या बचाएगा? ओह, तो यह भी उस शैतान कोशिमासा का आदमी था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? यह मेरी मम्मी पापा का घर है, मेरा घर है नागराज। वो मनहूस दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। उन दिनों मेरे पापा ओम पर किए मुकदमे के कारण चर्चा में थे। एडवोकेट टोमोशोगो ने ओम के गुरु कोशिमासा पर लगाया लोगों को जबरदस्ती ओम का शिष्य बनाने और शिष्यों से भारी भरकम चंदा वसूलने का आरोप। इस मुकदमे में पापा की जीत ओम को कंगाल कर सकती थी। उन्हें अपने सभी शिष्यों का पैसा लौटाना पड़ता। ये सब चल ही रहा था कि एक दिन पापा घबराए हुए घर पहुंचे। उनकी कमर पर लटकी हुई थी एक कटाना। मुई, हमें यहाँ से तुरंत जाना होगा। कुछ गुंडे मेरी जान के पीछे पड़े हैं। घर में जो भी कीमती चीजें हैं उसे साथ ले लो तुरंत। मम्मी ने हम दोनों का हाथ पकड़ा तो हाँ, यही तो है हमारे लिए सबसे ज्यादा अनमोल, हमारे बच्चे चोई और कियो। पापा मम्मी, 1 मिनट, मैं अभी आई। मैं अपनी डॉल लेने के लिए दूसरे कमरे में चली गई। जब वापस लौटी तो दरिंदे, तूने इन्हें जहर दे दिया। माँ, पापा, अब ये कटाना तुम सबको दोजक का रास्ता दिखाएगी। खचाक! ओह! बुरी तरह घायल पापा
अपनी कटाना से उन गुंडों का सामना करते हुए किसी तरह मेरे कमरे में आ गए। चल बेटी, चल चल यहाँ से, तोड़ दो दरवाजा। पापा, मम्मी और भाई। उन गुंडों से बचकर हम मेट्रो ट्रेन में सवार हो गए। मेरी बच्ची, मैं भी नहीं बचूंगा। पापा, ये कटाना, ये ये जापान के सिपाही के हाथ में अमर, असमाप्त, ऐश्वर्य, और शैतान के हाथ में बर्बादी, तबाही। ओह, ओम गुरु खोसीमासा, हत्या, बदलाव। अरे, ये तो पूरी तरह घायल है। ड्राइवर को सूचना दो। पापा, पापा। पापा बच नहीं सके, लेकिन बदनसीबी उस ट्रेन में भी मेरे पीछे थी। मेरा दम घुट रहा था। ये सरीन गैस का हमला था। मेरी नन्ही आंखों के आगे हत्यारे गुरु कोसीमासा की तस्वीर घूम रही थी। तभी ट्रेन रुक गई और भीड़ ने मुझे भी खींचकर स्टेशन पर उतार दिया। सरीन गैस अटैक में कई लोग मारे गए थे। मैं बच तो गई थी, मगर मेरे शरीर को लकवा मार गया था। 2 महीने के इलाज के बाद ये केवल अपने हाथ और अपनी गर्दन ही हिला सकती है, मगर उंगलियां कुछ करने की अवस्था में नहीं है। शायद ये देख, सुन और समझ सकती है, मगर बोल नहीं पा रही। तुमने सुना? अदालत में यह सिद्ध हो गया है कि सरीन गैस हादसे में ओम संगठन का हाथ था। गुरु कोसीमासा अब नहीं बचेगा। उसे तो फांसी मिलनी चाहिए। मेरे पापा मुझे जापान का सिपाही बनाना चाहते थे। वे चाहते थे कि मैं गुरु कोसीमासा से अपने परिवार की हत्या का बदला लूं। ये कटाना जापान के सिपाही के हाथ में। मैं उठने को छटपटा रही थी और मेरी छटपटाहट बढ़ती ही जा रही थी। 2 साल बीत चुके थे। अब मैं बोल सकने में सक्षम थी। मैं किसी भी तरह उस अस्पताल से निकल भागना चाहती थी। मेरी बदनसीबी न जाने क्यों मुझसे 2 कदम आगे ही चल रही थी। सड़क से टकराकर मेरी हड्डियां का चूरमा बन जाने वाला था, लेकिन मुझे हवा में ही वो हाथों ने लपक लिया था। मुझे होश आया तो मैं उस वृद्ध के सामने थी, जिसके चेहरे पर एक अनोखा तेज था। क्या नाम है तेरा? कियो। क्यों इतनी बेचैन है? इलाज पूरा हुए बिना अस्पताल से भागने की जल्दी क्यों की तूने? जिंदगी भर अपाहिज हो जाने का डर भी नहीं लगा तुझे? मेरी आंखों ने जो खूनी मंजर देखा है, अगर वो आपकी आंखों ने भी देखा होता, जिन्हें जिन्हें मैंने खोया है, अगर उन्हें आपने भी खोया होता, जो बवंडर मेरे मन में उठ रहा है वो आपके भी मन में उठा होता। शरीर की व्यवस्था और लाचारी की जो तड़प मैंने देखी है वो आपने भी देखी होती, तो शायद आपको मुझसे ऐसा प्रश्न करने की जरूरत और हिम्मत ही न पड़ती। और मैंने आपसे नहीं कहा था कि आप मेरी जान बचाओ, मुझे यहाँ लाओ, मेरा इलाज करो। ये क्या सुइयां घोंप रहे हैं मेरे शरीर पर? निकालिए इन्हें बाहर, निकालिए। मैं पता नहीं अभी और क्या क्या बकती चली जाती कि अचानक स्टॉप, और उनके एक शब्द से जैसे मैं जड़ सी हो गई। वो गुरु ड्रेगो थे। अपने आश्रम में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग देते थे। उन्होंने मुझे आश्रम में ही रखा, मेरी देखभाल की, उपचार किया। मैं उनको शिष्यों की समुराई कला को देखकर आंदोलित थी। अगर मुझे बदला लेना था, जापान का सिपाही बनना था, तो ऐसी कला में महारत जरूरी थी। स्टॉप! मैं व्हील चेयर से उठने को मचल उठती, मगर टांगे जवाब देती थी। अपनी व्यवस्था पर मैं चीखती, चिल्लाती, मैं खड़ी होना चाहती हूं, मुझे ताकत चाहिए। स्टॉप! गुरु ड्रेगो का वो एक शब्द और मेरी सारी बेचैनी शांत हो जाती। ड्रेगो बाबा अपने शिष्यों के साथ स्टॉप और मूव का खेल सा खेलते थे। हाँ, मेरे लिए तो वो खेल जैसा ही था, लेकिन मेरे बार बार पूछने पर एक बार मुझे उन्होंने इस खेल की हकीकत बचाई। ये खेल नहीं है बच्ची, ये एक साधना है, खुद पर नियंत्रण की साधना, सेल्फ कंट्रोल। मार्शल आर्ट्स सेल्फ डिफेंस की आर्ट है। लड़ाई जब हिंसक होने लगती है तो लड़ाके को इस सेल्फ कंट्रोल की जरूरत पड़ती है। यदि वो इसमें माहिर नहीं होता है तो वो चोट खा सकता है। वक्त तेजी से बीत रहा था। देखो, अब तुम मेरा सहारा लेकर चल सकती हो। मैं दौड़ना चाहती हूँ, भागना चाहती हूँ, बिना किसी सहारे के। मैं गुरु ड्रेगो को वहां से जाता हुआ देख रही थी। उस वक्त मेरी आंखें खुशी से छलक रही थी। मैं अपने पांवों पर खड़ी थी। मैंने समुराई फाइटर बनने की इच्छा जाहिर की। ये विद्या कमजोर लोगों के बस की बात नहीं। पहले योगा करके अपने उंदेलित मन को शांत करो। मैंने 2 साल तक योगा का अभ्यास किया। गुरु ड्रेगो ने मुझे आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना शुरू किया। तुम खुद पर नियंत्रण करना सीख गई हो, लेकिन इस विद्या का प्रयोग हमेशा दूसरों की भलाई के लिए
या आत्मरक्षा के लिए ही करना। उन्होंने मुझे वो आर्ट भी सिखाई जिसे आज तक उनका कोई भी शिष्य नहीं सीख पाया था। क्लैप! Yeah! इस विद्या को सीखकर आज से तुम ड्रैगन फाइटर बन गई हो। और उसी क्षण मैंने गुरु ड्रैगो को चौंका दिया। अब मैं अपने मकसद के लिए एकदम तैयार हो चुकी हूँ गुरु ड्रैगो। कैसा मकसद? गुरु कोसीमासा से बदला लेने में क्या आप मेरी मदद नहीं करेंगे? मैंने तुम्हें समुराई अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सिखाई थी कियो। यह कला बदले की भावना से मर जाती है। एक ड्रैगन फाइटर को बदले के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। मैंने तुम्हें स्टॉप एंड मूव का मंत्र दिया है। स्टॉप का मतलब है रुको, और जब इंसान रुक जाता है तो सबसे पहले उसके अंदर का क्रोध रुकता है, उसके अंदर की हिंसा रुकती है, और जब उसका अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल हो जाता है तब वो मूव करता है। सब कुछ रुक सकता है मगर कियो नहीं रुक सकते। स्टॉप! आज तुमने ना रुककर अपने अंदर के ड्रैगन फाइटर को खो दिया है कियो, खो दिया है। अपने मकसद और पापा की इच्छा पूरी करने के लिए मैंने आश्रम छोड़ दिया था। टोक्यो टाइम्स, गुरु कोसीमासा गुप्त जेल में बंदी। जेल की दीवारों को चीरकर कैसे पहुंच पाऊंगी मैं इस दरिंदे तक? टोक्यो टाइम्स, टोक्यो अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े गैंग याकुजा ने अपने एरिया कमांडर सुजुकी को जेल पर हमला करके छुड़ाया। मैंने ठान लिया था कि मुझे क्या करना है। टोक्यो के कसाई क्षेत्र में सुजुकी का दबदबा था, जहां पहुंचने वाले पुलिसकर्मियों के सिर काटकर दीवारों पर टांग दिए जाते थे। मैं उस गली से तबाही मचाती हुई गुजरी और सुजुकी को कत्ल कर दिया। थम! और याकुजा के फैमिली हेड यमाह तक जा पहुंची। याकुजा का 2 सदस्य जेल काट कर आया हो, वो एरिया कमांडर बनने के लायक नहीं हो सकता। आपके दल का एरिया कमांडर ऐसा होना चाहिए जिसे कोई पकड़ ना सके, यानी कि जैसे तुम, जिसे यहाँ मुझ तक पहुँचने के लिए 200 फाइटर भी नहीं रोक सके। गुड, लेकिन एरिया कमांडर बनने के लिए तुम्हें अपनी योग्यता को साबित करना होगा। हमें नागराज को मारने की सुपारी मिली है। यदि तुम नागराज को मार पाई तो याकुजा में तुम्हारी ये पोस्ट पक्की। और मैंने अपनी योग्यता साबित कर दी। तो यह थी तुम्हारी कोसीमासा से दुश्मनी की वजह। मुझे लगता है कि पिछले दिनों हुई घटनाएं गुरु कोसीमासा को जेल से बाहर लाने की योजना का ही हिस्सा थी। और यदि यह सत्य है तो इसके पीछे जरूर कोई बड़ी प्लानिंग है, और अपने पिता के कारण तुम भी उस प्लानिंग का हिस्सा हो सकती हो। ऐसा तुम कैसे कह सकते हो नागराज? क्योंकि उन्होंने तुम पर हमला किया है। लेकिन मैं तो यहाँ रहती ही नहीं। मैं तो यहाँ हर साल अपने परिवार की बरसी पर ही आती हूँ। ओह, इसका मतलब वो लोग यहाँ किसी चीज़ की तलाश में आए थे। जरा देखो इस टोमोसोगो विला को। इसके चप्पे चप्पे की गहन तलाशी ली गई है। सभी कमरों का यही हाल है, यानी कि फफोली और उसके गुंडे यहाँ किसी चीज़ की तलाश में आए थे। और तभी आ गई होगी तुम। तुम्हारे आने से उनकी तलाशी में विघ्न पड़ा और तब उनकी तुमसे लड़ाई हुई। कियो, तुम्हारे पिता की मृत्यु का कारण ओम संगठन ही है, लेकिन उनका हत्यारा कोसीमासा नहीं। क्योंकि मुकदमों की डिटेल स्टडी से मुझे पता चला है कि सरीन अटैक से कई घंटे पहले कोसीमासा को बुरी तरह घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। नागराज, मेरे पिता की हत्या के पीछे ओम का हाथ होना ही कोसीमासा से मेरी दुश्मनी के लिए काफ़ी है। नागराज, क्या तुम मुझे बताना चाहोगे कि इटली में तुम मौत के मुंह से कैसे बच निकले? मुझे मौत देने में तुम तो कामयाब हो गई थी कोई कियो, लेकिन मौत कामयाब ना हो सकी। उफ, ये तो बुरी तरह घायल है। नागराज, होश में आओ। ओह, उस आक्रामक लड़की ने इन छोटी छोटी से नागराज की नसों के अति संवेदनशील पॉइंट्स पर वार किए हैं। नागराज के शरीर का ऊर्जा प्रवाह रुक गया है और अंग शून्य होकर बेकार हो गए हैं। वो मर्म विद्या की माहिर होगी। नागराज के रक्त में मौजूद सर्प उसके घावों की सिलाई करके जख्म तो भर सकते हैं, मगर नसों को छुरियों ने अभी भी दबा रखा है। पहले मुझे इन छोटी छोटी छुरियों को ही नागराज के शरीर से बाहर निकालना होगा, जिन्होंने नागराज के जिस्म का रक्त प्रवाह रोक दिया है। तब सौडांगी ने खींच निकाले मेरे शरीर में धंसे सभी तीर। नागराज के शरीर की सभी गतिविधियां रुकी हुई हैं और कुछ पल बाद नागराज को मृत्यु से वापस नहीं लाया जा सकता था। तुम जल्द ही अच्छे हो जाओगे नागराज, चिंता मत करो। रक्त प्रवाह समान होते ही मेरे जख्म तेजी से भरे। नागराज, सौडांगी तुम? शुक्र है नागराज कि तुम्हें होश आ गया। कियो को हैरानी से बाहर निकाला नागराज ने। अब मैं चलता हूँ कियो,
अपना ध्यान रखना। हाँ नागराज। नागराज कियो की चीख सुनकर वापस पलटा। नागराज, उसे पकड़ो! क्यों क्यों चिल्लाई? ओह, ये क्या? ये वहां कैसे लटक गई? किसे पकड़ने को कह रही है? ज़ूम! जब तक नागराज संभलता, कार दूर जा चुकी थी। नागराज कियो के पास पहुंचा। मैं तुम्हारा पांव ग्रिल में से निकाल देता हूं। क्या हुआ था? नागराज, वो यही था। ये वही नकापोश था नागराज, जिसने मेरे भाई और मम्मी को जहर दिया था। मेरे पापा की मौत का जिम्मेदार। मैं उसे पहचान गई हूँ। वो गुरु कोसिमासा था। वो यही छुपा हुआ शायद तुम्हारे जाने का इंतजार कर रहा था। तुम्हारे निकलते ही उसने पीछे से मेरे सिर पर वार किया। वो मेरे टोमो पर झपट पड़ा। टोमो? टोमो, मेरी कटाना उसने छीन ली, मगर साया मेरे हाथ में ही रह गया। सिर पर चोट की वजह से मैं उसे पकड़ नहीं पाई और उसने मुझे नीचे धक्का दे दिया। लेकिन ये शख्स तो वही था जो सुप्रीम कोर्ट से गुरु कोसिमासा को किडनैप करके ले गया था। तुम्हें गलतफहमी हुई है। ये नकाबपोश गुरु कोसिमासा नहीं हो सकता। मगर वो जो भी था, उसी कटाना की तलाश में आया था। और इस साया पर ओम का निशान, ये ये तो ओम संगठन का साइन है। इसका मतलब ये कटाना गुरु कोसिमासा की हो सकती है। तुम्हें ये कटाना तुम्हारे पापा ने दी थी, तो उन्हें यह कटाना किसने दी थी? सबसे पहले अमेरिकन एम्बेसी पर हमला किया गया, जिससे क्रोधित हुए अमेरिकन ने कोसिमासा को सजा देने की डिमांड की। उसके लिए कोसिमासा को बेहद गुप्त जेल से निकाला गया और तब उसको कानून की गिरफ्त से आज़ाद करा लिया गया। लेकिन तब भी काम अधूरा था। कोसिमासा से उन्हें वो खास चीज़ चाहिए थी जो उनके पास नहीं थी। वो थी तुम्हारे पास, वो कटाना जो वो नकाबपोश छीन कर ले गया है। अब तुम्हें उनसे खतरा नहीं है, अब जापान को उनसे खतरा है। जरा सोचो कियो, अगर कटाना गुरु कोसिमासा की जरूरत होती तो उसे वो इन 13 सालों में फ्यूरियस 5 से कभी भी हासिल करवा लेता। मगर कटाना जरूरत थी उन अपराधियों की जिनका कोई मिशन 13 साल पहले कोसिमासा की कैद होने के कारण फ्लॉप हो गया। गुरु कोसिमासा का अपहरण कटाना को प्राप्त करने के लिए ही किया गया हो सकता है। उन्हें कटाना की इतनी जरूरत क्यों है, ये रहस्य अभी हम नहीं जानते। शायद ये रहस्य हमें बता सकता है कोसिमासा, जो हमारे पास नहीं है। अब सवाल ये उठता है, अगर गुरु कोसिमासा इन सब घटनाओं के पीछे नहीं है, तो फिर गुरु कोसिमासा बनकर उन टोपों के जरिए फ्यूरियस 5 को मानसिक संकेत कौन दे रहा था? माय गॉड, वो केवल एक ही शख्स हो सकता है। मुझे फौरन शांतियों पहुंचना होगा। नागराज, तुम समझते क्यों नहीं? शैतान कोसिमासा उनसे मिला हुआ है। मैंने सीगो हीरो को आश्रम में उसके पास वैसा ही टोप देखा था, जैसा मैंने गुरु कोसिमासा के सिर पर भी देखा था। मुझे पूरा यकीन है कि उस टोप के जरिए सीगो हीरो ही गुरु कोसिमासा बनकर फ्यूरियस 5 को संदेश देता रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि सीगे हीरो ऐसे बहुत से राज जानता है जिन्हें और कोई नहीं जानता। उसी समय गुरु कोसिमासा, मैंने कटाना को प्राप्त कर लिया है। अब जापान आज़ाद होगा और अमेरिका होगा तबाह। अब आपकी भविष्यवाणी सच साबित होने का समय निश्चित कर दिया जाएगा। लेकिन शांतियों पहुंचकर नागराज रह गया सन्न। जेटली के निर्देश पर गुरु कोसिमासा को तुरंत पुलिस वैन में बिठा दिया गया। अरे मिस्टर जेटली, सुनो मुझे, जल्दी करो, इसे फौरन जेल लेकर जाओ। मिस्टर जेटली, मैं गुरु कोसिमासा की जांच करना चाहता था, लेकिन आपने बहुत जल्दी उसे फोर्स के सुपुर्द कर दिया। कैसी जांच? वो देशद्रोही है, उसको मौत की सजा दी जा चुकी है। आपको तो इस केस से हटा दिया गया था ना? हाँ नागराज, लेकिन मेरे सूत्रों ने सीगे हीरो और कोसिमासा की सटीक सूचना मुझ तक पहुंचा दी थी। सीगे हीरो फरार हो गया है, लेकिन बचेगा वो भी नहीं। 6 अगस्त, जापान, योकोसुका, फक फका, बूम बूम। उफ, आसमान से आग बरस रही है। यूनाइटेड स्टेट्स एयर नेवी, ओकिनावा, बूम बूम। ये आग के गोले कहां से बरस रहे हैं? हीरो एम्यूनिशन डिपो, हिरोशिमा, फका, बूम। उफ, ये कैसा हमला है? व्हाइट बीच एरिया, ओकिनावा, फका, बूम। पूरे जापान में तहलका मच गया था। नेशनल टीवी पर गुरु कोसिमासा के मैसेज ने सबको स्तब्ध कर दिया था। ये कहर टूटा है कुदरत का। मेरी भविष्यवाणी सच हो रही है। 13 साल पहले मैंने कहा था ना कि अग्निपुरुष मसीहा आएगा। कुदरत ने मुझे दी है अग्निपुरुष की शक्ति। अमेरिकी ये देश छोड़ दें, जापान अब किसी आर्टिकल 9 का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होगा। अब मेरे हाथों में है कुदरत की शक्ति का नियंत्रण। पूरे संसार में कहीं भी आ सकती है ऐसी तबाही। मेरी चेतावनी को गंभीरता से लेना
अन्यथा ये तो अभी शिनचेन था, अब आएगा सुमो। हम यहाँ गुरु कोसीमासा की जुबान नहीं खुलवा पाए और यहाँ टीवी पर वो खुलेआम भड़काऊ भाषण दे रहा है। मिस्टर जेटली, इस घटना से पूरे विश्व की सरकारें हिल गई हैं। अमेरिका अपने 7वें बेड़े को तैयार कर रहा है। उनकी मिसाइलें जापान की तरफ तन गई हैं। अमेरिकी आका इसे जापान की साजिश मान रहे हैं, जबकि जापान सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। जापान में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है और गुरु कोसीमासा की मौत की कार्यवाही को हमारे हाथ से छीन लिया गया है। उसे फौरन गोली मार दो, वो देशद्रोही है। टीवी पर प्रसारित मैसेज उसके पकड़े जाने से पहले रिकॉर्ड किया गया होगा। ये सारी साजिश उसी की है। अमेरिकी सरकार इस घटना को लेकर बहुत गंभीर है। अब गुरु कोसीमासा FBI को सौंप दिया गया है। उसकी जिंदगी और मौत का फैसला अब उन्हीं के हाथों में है। पूरे जापान में आपात स्थिति की घोषणा कर दी गई। स्थिति को काबू में करने के लिए जापान की सेल्फ डिफेंस फोर्स और अमेरिकी मिलिट्री टोक्यो की सड़कों पर आ गई। तब एक बार फिर हुआ गुरु कोसीमासा का प्रसारण। जापान वासियों, जागो। इतने साल तुमने रोनिन की जिंदगी गुजारी है। अब समय आ गया है कि तुम अपने राजा के सम्मान की रक्षा के लिए अपने घरों से बाहर निकलकर अमेरिकन्स को अपने घरों से खदेड़ दो। गुरु कोसीमासा की धमकी ने जापान वासियों के क्रोध को भड़का दिया। अमेरिका जापान को आजाद करो, अमेरिकी सेना वापस जाओ। नागराज घटनाओं के तार जोड़ने की कोशिश कर रहा था। 1941 में पर्ल हार्बर की घटना के बाद से ही अमेरिका की जापान से दुश्मनी चली आ रही थी। जापान की हिंसा को रोकने के लिए अमेरिका ने कई चेतावनियां दी, जिसे जापान अनसुना करता रहा। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर परमाणु बम अटैक हुआ, जिसमें लाखों निर्दोष जापानी मारे गए। 6 अगस्त को ही अमेरिकन बेस पर हमला किया गया। कोसीमासा और सीगे हीरो का निशाना अमेरिका ही रहा है। कल भी शहर में 2 अमेरिकन की छत विक्षत लाशें मिली हैं। कोसीमासा ने कहा, यह था शिनचेन, अब आएगा सुमो। इसका क्या अर्थ हो सकता है? छोड़ दो इन्हें। कानून को अपने हाथों में मत लो। सभी अपने घरों में वापस जाओ। वापस तुम जाओ नागराज। जापान को छोड़कर हर विदेशी को वापस जाना ही होगा। ये 64 साल का गुस्सा है जो आज फट पड़ा है। अब इन्हें रोकना मुश्किल है। ये सभी निर्दोष हैं। मुझे बचाव का रास्ता अपनाना होगा। उफ! भीड़ का क्रोध किसी परमाणु बम से कम नहीं होता। एक बार फटा तो तबाही निश्चित है। फिर उन्होंने तो हिरोशिमा और नागासाकी में मरे 2 लाख लोगों का विस्फोट अपने सीनों में दफन किया हुआ था। अब उनका क्रोध फटेगा, लिटिल बॉय और फैट मैन की तरह। लिटिल बॉय और फैट मैन, शिनचेन, जापानी मांगा का एक शरारती 5 साल का बच्चा, छोटा बच्चा। लिटिल बॉय सुमो फाइटर होते ही मोटे, यानी कि फैट मैन, शीतनाग, सोडांगी। इसी के साथ नागराज की चेतना बेहोशी की दुनिया की तरफ चल पड़ी थी। ये सभी निर्दोष हैं, इन्हें चोट न पहुंचाना। सोडांगी और शीतनाग के जादुई अवतार ने भीड़ को स्तब्ध कर दिया, लेकिन सिर्फ एक पल के लिए। उग्र भीड़ अब अपने शिकार को बचने का मौका नहीं देना चाहती थी। शीतनाग, नागराज के जिस्म की आग बुझाओ, मैं इन्हें रोकती हूँ। तुम नागराज को लेकर निकलो। भूल थी उनकी यह। अब यह काम आसान नहीं था, और तब तो बिल्कुल नहीं, जबकि उन्हें सिर्फ बचाव करना था। अब जापान की धरती पर 3 रक्षकों की मौत निश्चित थी। लेकिन तभी आया वो तूफान, कियो का तूफान। अगले ही पल नागराज सुरक्षित हाथों में था। सोडांगी और शीतनाग समा चुके थे नागराज के जिस्म में। पता नहीं कितना समय गुजर गया था तब तक, जब नागराज को सुनसान खंडहर में होश आया। आंखें खोलो नाग सम्राट। आह! और तब जैसे बिजली भर गई हो नागराज के जिस्म में, ऐसे ही उछलकर खड़ा हुआ था वो। सोडांगी, मुझे फौरन जेटली से बात करनी है, इससे पहले कि अनर्थ हो जाए, कहीं अमेरिका नागासाकी न बन जाए। नागराज ने फोन पर जेटली से संपर्क साधा। मिस्टर जेटली, मुझे लगता है कल 9 अगस्त को कोई बड़ी घटना होने वाली है। अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि फैसला लिया जा चुका है। गुरु कोसीमासा को गोली मारकर उनको मौत की सजा दे दी जाएगी। उनकी मौत के साथ ही उसका आतंक खत्म हो जाएगा। मिस्टर जेटली, तुम कुछ भी करके मुझे गुरु कोसीमासा तक पहुंचाओ। मैं कुछ नहीं कर सकता नागराज, बात मेरी पावर से निकल चुकी है। मेरा उसके पास पहुंचना बहुत जरूरी है। उसे अमेरिकी सेना और FBI के सुपुर्द कर दिया गया है। उससे पूछताछ चल रही है। वह उसे 2 घंटे बाद मौत के हवाले कर देंगे। तुम किसी भी सूरत में टोक्यो के सड़कों पर नहीं निकल सकते। पूरे जापान की सुरक्षा इस वक्त अमेरिकन और सेल्फ डिफेंस फोर्सेस के हाथों में है। सड़कों पर निकलने वाले किसी भी व्यक्ति को गोली मार दी जाएगी।
नागराज को टोक्यो टावर पर पहुंचने से भला कौन रोक सकता था। जाओ जाओ और पूरे टोक्यो में फैल जाओ, उसकी खोज करो। मुझे कोसीमासा चाहिए जिंदा, जल्दी से जल्दी। जल्द ही नागराज तक पहुंच गए थे सर्प संदेश। बिना चेतावनी के ही नागराज पर गोलियों की बौछार कर दी गई। तर 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 तर। क्राइम फाइटिंग में यह सबसे मुश्किल क्षण होते हैं। यह अपने अफसरों के हुक्म के गुलाम है। ना तो यह समझेंगे और ना ही मैं इन्हें कुछ नुकसान पहुंचा सकता हूं। यह मेरी मंजिल से विपरीत दिशा की ओर जा रहा है, लेकिन वह उसी दिशा की तरफ जा रहा है। कुछ ही पलों में यह मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचा देगा। मेरी मंजिल गुरु कोसीमासा। बताओ बताओ, इस साजिश में तुम्हारे साथ और कौन कौन शामिल है? स्टैक मिलिट्री बेसों पर हमला कहां से और कैसे हुआ, बोलो। असहनीय दर्द ने कोसीमासा के होश छीन लिए थे। खनाक, अब ये कभी कुछ बोलने के लायक नहीं रहेगा। साया साया साया, अब ये कभी नहीं बोलेगा। अब इसके मुंह से केवल एक सांस निकलेगी, आखिरी सांस। मेरे टोमो को तो तूने छीन ली, लेकिन ये सोगो तुझे मौत के घाट उतारेगी, दुष्ट कोसीमासा। आखिरी सांस यानी आखिरी सफर, सिकाता गा नहीं। नथिंग कैन बी डन। क्रमशः